स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोसेफेलस। ओके, तो हाइड्रोसेफेलस को अगर हम फ्रेगमेंट करें तो हम इस डिजीज को दो पार्ट में फ्रेगमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली डिजीज को नहीं फ्रेगमेंट करेंगे, डिजीज का जो नेम है उसको हम फ्रेगमेंट करें तो दो पार्ट में हम फ्रेगमेंट कर सकते हैं। पहला है हाइड्रो, दूसरा है सेफेलस। तो हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड और सेफेलस का मतलब होता है ब्रेन। यानी हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्रेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ओके, पर्टिकुलरली हम बात करें कि ब्रेन के किस पोर्शन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, तो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, हमें पता है ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, सीएसएफ का प्रोडक्शन करते हैं और इसमें जब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में सीएसएफ का प्रोडक्शन होने लगता है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइड्रोसेफेलस। या आप कह सकते हो किसी भी कॉज की वजह से सीएसएफ का जो लेवल है वेंट्रिकल्स में जब बढ़ जाता है तो कंडीशन कहलाती है हाइड्रोसेफेलस। ठीक, फर्दर ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए हाइड्रोसेफेलस बेसिकली क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में जब सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है। ब्रेन के कौन से रीजन में या कौन से पार्ट में, पर्टिकुलरली वेंट्रिकल्स में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन व्हाट, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। यानी सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन के बीच में जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो कंडीशन अराइज होती है, कैसी, हाइड्रोसेफेलस के नाम से वो कंडीशन जानी जाती है। ठीक है, ये साइड में मैंने यहाँ पे पिक्चर शो की हुई है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोसेफेलस से जो बेबी सफर करता है वो किस तरीके का दिखता है। यहाँ पे देखिए जो बच्चे का सर है वो कैसा है, बहुत ही वाइड है। यहाँ पे क्या होगा, हेड सर्कमफ्रेंस बहुत वाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस कंडीशन से और भी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सूचर लाइन वाइड हो जाएगी, और वाइडनिंग हो जाएंगी, सूचर गैप ज्यादा हो जाएंगे, बल्ज फ्रंटल लेंस से होंगे वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगा बच्चे में, और जो फ्रंटल बॉसिंग है वो देखने को मिलेगी। ये फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। अभी आप ये समझिए हाइड्रोसेफेलस बेसिकली क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सीएसएफ है उसका अमाउंट क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, किस वजह से बढ़ता है, इम्बैलेंस हो जाता है किसके बीच में, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, बेसिक एनाटॉमी थोड़ी सी हम देख लेते हैं ताकि आपको डिजीज पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाए। देखिए ये ब्रेन मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने वेंट्रिकल्स को यहाँ शो किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा दोनों लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि वेंट्रिकल में ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो रेड मैंने पोर्शन शो किया है ये ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सीएसएफ का प्रोडक्शन करती हैं। करेक्ट, अब ये सीएसएफ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सीएसएफ का। ठीक है, कहाँ से, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड टू फोर्थ, और फोर्थ से क्या होता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग प्रोवाइड करता है, दूसरा किधर चला जाता है, ब्रेन के सब एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है, वहां पे कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए ब्रेन को। सीएसएफ का फंक्शन आप सबको पता होगा कि क्या होता है, ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करना ताकि किसी भी शॉक से या इंजरी से क्या हो, ब्रेन डैमेज ना हो। एज ए शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह ये सीएसएफ वर्क करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम बात कर लेते हैं टाइप की। ठीक है, तो टाइप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, इसलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। ठीक है, पहला टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, इसे नॉन कम्युनिकेटिंग और इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। थोड़े नाम को और अच्छे से ब्रीफली जानेंगे तो आप कंडीशन समझ पाएंगे इसकी। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, रुकावट। ठीक है, तो हाइड्रोसेफेलस में जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो उस टाइप का अगर हम डिस्क्रिप्शन जाने तो नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हाइड्रोसेफेलस कैसे जनरेट हो रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किसी पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस और इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस के नाम से भी जानते हैं। यानी विद इन द जो वेंट्रिकल है वहां पे जो प्रॉब्लम होगी वहां प्रेजेंट होगी। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द वेंट्रिकल ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इनसाइड ऑफ द वेंट्रिकल जो होगा, या आप कह सकते हैं वेंट्रिकल जो होंगे यहाँ बेसिकली अफेक्टेड होंगे, इसीलिए इसको कहा गया इंट्रावेंट्रिकल हाइड्रोसेफेलस। ठीक है,
समझ में आया इतना? ये दो टाइप के होते हैं, कंजेनाइटल होते हैं और एक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसमें। ये कैसे होता है, देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द वेंट्रिकल। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा? इनसाइड द वेंट्रिकल होगा, यानी जो रुकावट आ रही है वो कहाँ होगी? वेंट्रिकल के बीच में होगी। ठीक, अब आपको पता है वेंट्रिकल क्या काम करता है भाई? सीएसएफ को प्रोडक्शन करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच में, एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल के बीच में। और वेंट्रिकल के बीच में अगर रुकावट आ रही है या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो क्या होगा? सीएसएफ आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा और उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा? सीएसएफ का एक्यूमुलेशन ज्यादा होने लगेगा और वहां पे अमाउंट सीएसएफ का क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, रिमेंबर, यहाँ पे सीएसएफ कैसे बढ़ रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे सीएसएफ क्या हो रहा है कि यहाँ पे सीएसएफ आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए सीएसएफ का अमाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सेस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? सीएसएफ नॉट फ्लो विद इन द वेंट्रिकल और वेंट्रिकल टू सबएरेक्नॉइड स्पिट, यानी सीएसएफ क्या होगा? वेंट्रिकल्स में फ्लो नहीं कर पाएगा। अब वेंट्रिकल्स कैसे? हमने तीन तरह के वेंट्रिकल देखे, लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, तीन वेंट्रिकल देखे। अब इनमें क्या होगा? या तो फ्लो नहीं हो पाएगा या यहां से सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ फ्लो नहीं कर पाएगा। तो फ्लो नहीं कर पा रहा है मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, जब तो फ्लो नहीं कर पा रहा है ना। देन अगर बात करें तो ये सबसे कॉमन होता है चिल्ड्रंस में, मतलब मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। अगर हम हाइड्रोसेफेलिस की बात करें तो कॉमनेस्ट ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलिस होता है बच्चों में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर से एक बार हम समझ लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है? जब वेंट्रिकल के पाथवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और वो ऑब्स्ट्रक्शन इस तरीके का है कि सीएसएफ के फ्लो को इम्पेयर कर रहा है, तो कंडीशन कैसी कहलाएगी? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलिस। क्लियर? दो तरह के होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। अब कॉजेस पढ़ लेते हैं। कॉजेस में सबसे पहले कॉज हम कंजेनाइटल पढ़ेंगे। ठीक है, कंजेनाइटल में कैसा हो सकता है? इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन। ठीक है, मदर के वूम में ही बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, कैसा? रुबेला, साइटोमेगाली और टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसी इन्फेक्शन अगर बच्चे में हो गई तो कंडीशन अराइज हो सकती है ये वाली। और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग का मतलब होता है विद इन द ब्रेन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस वजह से भी हाइड्रोसेफेलिस हो सकता है। अच्छा, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग से क्यों होगी? अगर ब्लीड हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि क्लॉट फॉर्मेशन होगा, और क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी न किसी डक्ट या वेसल्स को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ब्लॉकेज की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है, तो इसलिए ये भी एक मेन कॉज हो सकता है। ठीक है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करेगा फ्लो ऑफ सीएसएफ को, जिसकी वजह से क्या होगा? बिल्डअप हो जाएगा किसका? सीएसएफ का ब्रेन में। ठीक है, इसको हम पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसेफेलिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसेफेलिस? यानी हेमरेज के बाद होने वाला हाइड्रोसेफेलिस है, इसलिए हम इसे पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसेफेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हेमरेज होगा जब भी तो ब्लॉकेज होगी, क्लॉट बनेगा, ब्लॉकेज होगी, इसलिए पोस्ट हेमरेजिक हाइड्रोसेफेलिस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेनोसिस ऑफ फोरामेन मोनरो। फोरामेन मोनरो में जब स्टेनोसिस होगी, अच्छा, फोरामेन मोनरो क्या है? फोरामेन मोनरो बेसिकली क्या है? एक पैसेज वे है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है वेंट्रिकल्स को, यानी वेंट्रिकल्स को, दो वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाली पैसेज को हम फोरामेन मोनरो बोलते हैं। ठीक, अब ये फोरामेन मोनरो क्या करता है? थर्ड वेंट्रिकल को लेटरल वेंट्रिकल से जोड़ने का काम करता है। ठीक, अब ये पैसेज है तो यहाँ आराम से क्या होगा? फ्लो होगा सीएसएफ का। लेकिन अगर यही स्टेनोसिस हो जाए, यानी नैरोइंग हो जाए वेसल्स में, तो क्या जितना एडिक्वेट अमाउंट है वो ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे सीएसएफ? नो, नहीं होगा। यानी स्टेनोसिस भी एक कॉज होता है हाइड्रोसेफेलिस का। ठीक है ना, एक्वायर्ड टाइप देख लेते हैं कि एक्वायर्ड के क्या क्या कॉजेस होते हैं यहाँ पे। तो स्पॉन्टेनियस अगर इंट्राक्रेनियल हेमरेज होगा, ठीक है, तो हेमरेज हो रहा है, हेमरेज से आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, हेमरेज होगा तो किस तरीके से हाइड्रोसेफेलिस होगा। ठीक है, दूसरा
इंट्राक्रेनियल ट्यूमर अगर है, हेड इंजरी है, तो ट्यूमर भी क्या करेगा, ब्लॉक करेगा ना, पाथवे को ब्लॉक करेगा। देन क्रॉनिक पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, अगर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस मतलब पस फॉर्मेशन हो रहा है और मेनिंजाइटिस है, तो वो भी एक तरीके का ब्लॉकेज का काम करेगा। इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन से जो नियर बाय सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वो शिफ्ट होंगे और क्या करेंगी, जो पैसेज वे है उसको नैरो करेंगी। ठीक है, तो सेकेंड टाइप क्या है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, इसको हम कम्युनिकेटिव भी बोलते हैं और एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे टाइप का क्या नाम है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है इस कंडीशन में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या देखा कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो CSF है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसे कम्युनिकेटिंग भी बोलते हैं और एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी वो विद इन द वेंट्रिकल ना होके वेंट्रिकल के आउटसाइड में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्या होने लगता है, इम्पेयरमेंट होने लगता है। किसके बीच में, देखिए, इम्पेयरमेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF यहाँ प्रॉपर या कह सकते हैं एडिक्वेट अमाउंट में एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होगा, जिसकी वजह से CSF का जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन कहाँ नहीं होगा, फ्रॉम सब एरेक्नॉइड स्पेस बाय सब एरेक्नॉइड विलाई। जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में सब एरेक्नॉइड विलाई होती है वो CSF का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज एक एग्जाम्पल है या कह सकते हैं कॉज है जिसकी वजह से ये हो सकता है, या मेनिंजाइटिस है जिसकी वजह से ये हो सकता है। यानी किसी भी कॉज की वजह से अगर जो एब्जॉर्प्शन रेट है CSF का वो इम्पेयरमेंट हो रहा है, वहां प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस जैसी बीमारी बच्चे को हो सकती है। तो हमने दोनों ही कंडीशन देखी। पहली कंडीशन हमने देखा कि प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा था, एब्जॉर्प्शन भी ठीक हो रहा है, बट लेकिन एब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है, बीच में ही CSF कहीं पे रुक जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है दोनों ही कंडीशन में, लेकिन कॉज क्या है, एक जगह पे कॉज है कि ब्लॉकेज हो रहा है यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या हो रहा है कि यहाँ सब एरेक्नॉइड जो विलाई है वो किसी भी पैथोलॉजी की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही है। यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस बोला गया है। जबकि पहले वाले पार्ट में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है और वहां ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, CSF जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम एक बार देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम दो सिनेरियो में पढ़ने वाले हैं, एक इन्फेंट की सिनेरियो में, दूसरा हम चाइल्ड की सिनेरियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फेंट के बारे में देख लेते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट साइन ऑफ डिसऑर्डर जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एंटीरियर जो फ्रंटनल है वो टेंस दिखाई देगा, बल्ज दिखाई देगा और नॉन पल्सेटिंग हो, यानी अगर हम पल्स लेने की कोशिश करें तो वहां पे पल्स हमें एब्सेंट मिलेगी। क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा एबनॉर्मल अमाउंट में CSF है कि वहां पे कोई हमें पल्स देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ा हुआ बच्चे का देखने को मिलेगा। फर्स्ट पिक्चर जो मैंने दिखाई थी उसमें हेड सर्कमफ्रेंस आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ा हुआ है, तो ऐसे बच्चों में हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। विथ फ्रंटल बॉसिंग, फ्रंटल बॉसिंग का मतलब है, अगर ये पिक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो बच्चे का फोरहेड है वो आगे की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम फ्रंटल बॉसिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्रैकपॉट साउंड, अगर हमें जब हम परकशन करेंगे, बच्चे के स्कैल्प में परकशन करेंगे तो क्रैकपॉट साउंड हमें सुनाई देगा। ठीक, तीसरा क्या है, सन सेटिंग आई साइन। सन सेटिंग आई साइन का मतलब है, अगर आप इस पिक्चर को, इस इमेज को देखें तो इसमें बच्चे की आइरिस कैसे नीचे की तरफ है। ठीक है, ये नीचे की तरफ है, तो ऐसे बच्चों में क्या होगा, आईज तो ओपन होगी लेकिन जो हमारा आइरिस है वो नीचे की तरफ होगा। जैसे सनसेट होता है ना, नीचे के बीच में, माउंटेन के बीच में सन जो होता है नीचे की तरफ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे बच्चे की आई अपीयर होगी, हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा विजिबल स्कैल्प पेन। स्कैल्प पेन देखने को मिलेगा ड्यू टू डायलेशन, एक्सेसिव डायलेशन की वजह से जो स्कैल्प पे वेन होती है वो विजुअली दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे वेन्स को शो है, ये वेन इजिली हमें दिखाई देगी। ठीक, दूसरा सूचर बिकम वाइडली
सेपरेटेड, सूचर जो होगा वाइडली सेपरेटेड होगा या आप कह सकते हैं अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CS है वो क्या करेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सूचर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है। नाउ चाइल्ड की सिनेरियो में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, बच्चा कैसे होगा, इरिटेबिलिटी होगी बच्चे में और लिथार्जीनेस लगेगा बच्चे को, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, एटेक्सिया होगा बच्चे को, हेडेक हो सकता है, निस्टेगमस हो सकता है। और दो हमें लेट साइन देखने को मिलेंगे बच्चे में, एक तो हाई स्ट्रिल्ड क्राई देखने को मिलेगा। हाई स्ट्रिल्ड क्राई का मतलब होता है कि बच्चा बहुत तेजी से क्राई करेगा, और दूसरा साइन है सीजर, बच्चे को झटके आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो लेट साइन थे। मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले जो मेडिकल मैनेजमेंट होगा क्या होगा, हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक देंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक का क्या एग्जांपल है, एसिटाजोलामाइड। हम बच्चे को एसिटाजोलामाइड जो भी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हम उतना डोज बच्चे को एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, दूसरा अप्रोच हो सकता है सर्जिकल अप्रोच। ठीक है, तो सर्जिकल अप्रोच के बहुत सारे अप्रोच है, सर्जिकल अप्रोच में बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सर्जिकल अप्रोच जब करने मतलब जब सर्जरी परफॉर्म करनी होती है उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजों का ध्यान देते हैं। जैसे जब तक सर्जरी परफॉर्म नहीं हो पाती है, सर्जरी तभी परफॉर्म होती है जब बहुत सीवियर कंडीशन होती है हाइड्रोसेफेलिस की, तो सर्जरी जब तक नहीं परफॉर्म होती है उससे पहले हमें ध्यान देना है कि बच्चे का जो हेड है उसको फ्रीक्वेंटली हमें रिपोजिशन करते रहना है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का मैट्रेस जो मैंने यहाँ शो किया है उसे यूज करना है ताकि बच्चे को बेड सोर जैसी कंडीशन ना हो, यानी प्रेशर सोर जैसी कंडीशन ना हो। ठीक है, और तीसरा जो हमारा अप्रोच है वो सर्जिकल अप्रोच में है हमारा शंटिंग। बच्चे को हम शंटिंग प्रोवाइड करेंगे। हम शंटिंग क्या है, रिमूव करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है वेंट्रिकल में उसको रिमूव करने के लिए हम इस अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक, तो अब शंटिंग कितने टाइप की होती है, पहला हम देख लेते हैं वीपी शंट। ठीक, वीपी शंट को हम वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला अप्रोच है, और इससे हम क्या करते हैं, लेटरल वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी में एक शंटिंग करते हैं और वहां से CSF को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। यानी पेरिटोनियल कैविटी से लेटरल वेंट्रिकल में एक शंट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां से एक्सेस जो फ्लूइड है CSF है उसको हम रिमूव करते हैं। ये मोस्ट कॉमन अप्रोच है। ठीक है, दूसरा है VA शंट। VA शंट को हम वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट के नाम से जानते हैं, और ये बेसिकली ओल्डर चिल्ड्रन में करते हैं और तब करते हैं जब कोई बच्चे में एब्डोमिनल पैथोलॉजी हो, उस कंडीशन में हम करते हैं, यानी पेट में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ इसका जो शंट होता है कहाँ से होता है, जो लेटरल हमारा जो राइट एट्रिया होता है, राइट एट्रिया से लेके लेटरल वेंट्रिकल तक यहाँ पे क्या होगा, शंट होता है, और एक्सेस अमाउंट जो होता है CSF का उसको यहाँ पे ड्रेन करते हैं। यानी एट्रिया से, राइट एट्रियम से हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहां पे क्या करते हैं, लिटरल वेंट्रिकल जो होते हैं वहां पे क्या करते हैं, हम ड्रेन लगाते हैं और वहां से एक्सेस अमाउंट को क्या करते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि एब्डोमिनल पैथोलॉजी होती है, ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें ही यूज करते हैं। ठीक, देन थर्ड टाइप है वेंट्रिकुलो प्रूलर शंट। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे भी ड्रेन डालते हैं लेटरल वेंट्रिकल टू प्लूरल कैविटी में, और वो क्या करते हैं, CSF को एक्यूमुलेटेड जो एक्स्ट्रा CSF है उसको ड्रेन करते हैं। देन थर्ड है वेंट्रिकुलर यूरेटिक शंट। इसमें भी क्या करते हैं, शंटिंग करते हैं लेटरल वेंट्रिकल टू जो यूरेटर होता है वहां पे शंटिंग करते हैं। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि हम जो शंटिंग कर रहे हैं वो लेटरल वेंट्रिकल में ही कर रहे हैं। क्यों लेटरल वेंट्रिकल में कर रहे हैं, क्यों थर्ड वेंट्रिकल में नहीं कर रहे हैं, क्यों फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो प्राइमरली CSF का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, लेटरल वेंट्रिकल में होता है। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट कहाँ पे, अगर हम कहें एक्सेस अमाउंट कहाँ पे होगा CSF का सबसे ज्यादा, तो वो होगा लेटरल वेंट्रिकल में। ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा है, इन केस एब्जॉर्प्शन का ये हमारा नॉन कम्युनिकेटिंग वाला अगर हाइड्रोसेफेलिस है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलिस है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, अब CSF एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जो ज्यादा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एक तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यानी आगे की तरफ जो CSF है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ब्लड में, तो CSF वहीं पे जमा हुआ है। ठीक, जमा हुआ है और प्रोडक्शन भी साथ ही साथ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ एराइज होगा, वेंट्रिकल्स में, लेटरल वेंट्रिकल्स में। क्यों, क्योंकि जहां पे प्रोडक्शन
एक तो यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है, ऊपर से पहला जो CSF है, पहले का CSF है, वो आगे मूव ही नहीं कर पा रहा है। तो आगे मूव नहीं कर पा रहा है तो प्राइमरीली प्रेशर कहाँ पे होगा? लेटरल वेंट्रिकल में। इसीलिए जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं वहां से ड्रेन हमेशा हम लेटरल वेंट्रिकल में डाल रहे हैं। ठीक है ना। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्या है? इन्फेंट, कीप इन्फेंट ऑन अनऑपरेटिव साइड। अनऑपरेटिव साइड में बच्चे को हम पोजिशनिंग देंगे टू अवॉइड प्रेशर ऑन शंट। शंट पे प्रेशर ना पड़े इसलिए हम अनऑपरेटिव साइड बच्चे को देंगे। ठीक, दूसरा कीप चिल्ड्रन इन फ्लैट पोजिशन। ठीक, फ्लैट पोजिशन प्रोवाइड करेंगे टू अवॉइड सडन डिक्रीज इन इंट्राक्रेनियल फ्लूइड। बच्चे को फ्लैट पोजीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम ये अवॉइड कर सकें डिक्रीज इन इंट्राक्रेनियल फ्लूइड। ठीक, दूसरा ऑब्जर्व ICP। हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ऑब्जर्व करना है। अगर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो हम एलिवेट कर देंगे बेड एंड को 15 to 30 डिग्री पे। ठीक है, 15 से 30 डिग्री पे क्या करेंगे? बेड को हम एलिवेट कर देंगे, या जो हेड साइड है बेड की जो हेड एंड होता है उसको एलिवेट कर देंगे, या बच्चे का जो सर है उसको हम नीचे पिलो लगा के एलिवेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे यस फिर क्या है? अर्ली साइन ऑफ शंट माल फंक्शन को भी हमें असेस करना है, यानी शंट के माल फंक्शन को भी असेस करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार शंटिंग हो गई तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या बच्चे को हम सोच रहे हैं कि ड्रेन तो प्रॉपर होता रहेगा। नहीं, हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर बच्चे में शंटिंग हुई है तो ऐसा ना हो कि शंट का जो है माल फंक्शन हो रहा है, शंट अपना काम नहीं कर रहा है। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जो टोडलर होगा उसमें हेडेक हो सकता है और लैक ऑफ एपेटाइट हो सकती है। ठीक है, हाई स्ट्रिल क्राई भी हो सकता है ऐसे बच्चों में। ठीक है, देन क्या करेंगे? एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर तक हम क्या करेंगे? फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे बच्चे में। ठीक है, और अगर जो फ्रंटनल्स हैं वो संकन दिखाई दे रहे हैं तो फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे और हेड को हम लोअर करेंगे। अगर हमने हेड एलिवेट कर रखा है तो हेड को हम लोअर करेंगे, फ्लैट पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्व करेंगे साइन ऑफ शंट माल फंक्शन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को भी देख सकते हैं, इन्फेक्शन को भी हमें रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई शंटिंग हो रखी है, अगर किसी भी कॉज से इन्फेक्शन हुआ तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन सेल डैमेज होना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो हमें इन्फेक्शन का भी ध्यान देना है, प्लस माल फंक्शन, शंट माल फंक्शन का भी ध्यान देना है, जिसमें हम क्या रूल आउट कर सकते हैं? हाई स्ट्रिल्स क्राई, लेथार्जी एंड पुअर फीडिंग बच्चे में हम क्या कर सकते हैं? रूल आउट कर सकते हैं। यानी अगर ऐसा हम एक सिनेरियो बनाए कि एक मदर है जिसका बच्चा प्रॉपर फीड नहीं कर रहा है और बहुत ज्यादा रो रहा है, हेड सरकमफ्रेंस बढ़ा हुआ है, तो हम ये किस कंडीशन में डाल सकते हैं? एक अगर हम क्या करें, टेम्पररी डायग्नोसिस बनाए तो कैसे बना सकते हैं? हम उसको हाइड्रोसेफेलिस कंडीशन को रूल आउट कर सकते हैं।